So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to talk about SF530, that is audit sampling, right? तो हम जो है इधर ऑडिट सैम्पलिंग रिवाइज करेंगे। ये पर्टिकुलर नोट्स है जिसके थ्रू पढ़ा जाएगा, राइट? एंड ये इंडेक्स है, ठीक है। तो ये इंडेक्स आपके नोट्स में भी सेम ही रहेगा, तो इतना कुछ चेंज तो होने से रहा। तो आप अपने नोट्स ओपन करके रखिए एंड इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, राइट? इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी कवर है टू दी एक्सटेंट, इन द सेंस कि जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो मैं बताते रहूँगा कि देखो इसमें से क्वेश्चन आया था, इसमें से क्वेश्चन आया था। यूजुअली इधर मार्क्ड रहते हैं, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी होते हैं वो इधर मार्क्ड रहते हैं। दैट इज़ मतलब कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन रेड पेन से मार्क करा हुआ रहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? चलो, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं मीनिंग की तरफ। ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सी, ऐसे अप्लाई व्हेन द ऑडिटर डिसाइडेड टू यूज़ ऑडिट सैम्पलिंग। वन सेकेंड, मीनिंग से पहले मैं थोड़ा बहुत इसका इंट्रो दे देता हूँ कि ये ऐसे तब अप्लाई होता है जब ऑडिटर ने डिसाइड करा है कि वो यूज़ करे ऑडिट सैम्पलिंग इन परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, कि जब वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो वो अपनी सैम्पलिंग यूज़ करे, ठीक है। तो इट डील्स विथ ऑडिटर्स यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग व्हेन डिज़ाइनिंग एंड सिलेक्टिंग ऑडिट सैम्पल। तो देखो, उसको प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो उसको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। वो स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। और वाइल परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब ऑडिट प्रोसीजर में भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, कुछ भी प्रोसीजर लगा रहा हो उसको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। अब वो स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले वन सेकेंड, ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि अप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है लेस देन 100% ऑफ आइटम्स। तो ठीक है, ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है कि हम ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं सारी पॉपुलेशन पे नहीं, हम सैम्पलिंग कर रहे हैं ना, तो हम ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं लेस देन 100% ऑफ आइटम्स, राइट? जिसमें सारी यूनिट्स को, अब ठीक है लेस देन 100% है, पर सारी सैम्पलिंग यूनिट्स को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन था जब हम सिलेक्ट कर रहे थे सैम्पलिंग। तो देखो, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग होती है, ठीक है, राइट? तो हम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं लेस देन 100% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, सच दैट, हम तो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैविंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, सारी सैम्पलिंग यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो इससे जो है इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, जिससे ऑडिटर को प्रोवाइड करा जाता है अ रीजनेबल बेसिस, ठीक है, विच प्रोवाइड ऑडिटर अ रीजनेबल बेसिस ऑन विच टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंटायर पॉपुलेशन। तो हम प्रोसीजर लगाते हैं पॉपुलेशन पे नहीं, लेस देन 100% आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन पे हम ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं सच दैट सारी सैम्पलिंग यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है। अब इट प्रोवाइड दी ऑडिटर, हमने प्रोसीजर तो सैम्पलिंग यूनिट्स पे लगाया है, ठीक है, विच प्रोवाइड दी ऑडिटर विद अ रीजनेबल बेसिस, जिससे ऑडिटर को एक रीजनेबल बेसिस मिल जाता है टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंटायर पॉपुलेशन, कि यार मैं सैम्पलिंग यूनिट्स पे ऑडिट प्रोसीजर लगा के ही एक रीजनेबल बेसिस मिल जाता है अबाउट इंटायर। तो ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं लेस देन 100% ऑफ पॉपुलेशन पे, या लेस देन 100% ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है, प्लस ऑल सैम्पलिंग यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर लगा रहे हैं विच प्रोवाइड दी ऑडिटर अ रीजनेबल बेसिस, एक रीजनेबल बेसिस ऑडिटर को मिल जाता है कि वो एक कंक्लूजन ड्रॉ करे अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होता है? आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पॉपुलेशन। तो जब लेस देन 100% पॉपुलेशन पे हम ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं तो पॉपुलेशन के अंदर ही सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं, उसमें से हम जो है छाँट रहे हैं, तो उसमें इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है सबका, ठीक है, राइट? तो पॉपुलेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेटा सेट होता है जिसमें से सैंपल सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और जिसमें से ऑडिटर जो है कंक्लूजन ड्रॉ करता है अबाउट इंटायर पॉपुलेशन। कि मैं पॉपुलेशन का ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन से जो मैंने सैम्पलिंग यूनिट्स डिराइव करी है या सैम्पल साइज डिराइव करा है, ठीक है, उस पर मैं ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूँ। वह सारे सैम्पलिंग यूनिट्स को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन था विच प्रोवाइड ऑडिटर रीजनेबल बेसिस, एक रीजनेबल बेसिस मिल जाता है ऑडिटर को टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट दी इंटायर पॉपुलेशन, कि वो इस बेसिस पे उसके पास एक बेसिस रहता है कि इसके बेसिस पे वो
दावे के साथ जो है एक कंक्लूजन सेटअप कर सकता है इंटायर पॉपुलेशन पे। अब पॉइंट ये है कि लेस देन 100% पे हम ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं तो हम सैम्पलिंग सिलेक्ट करते हैं, हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, राइट। ये जो सैंपल है, ये सैंपल होते कौन है? ये सैंपल अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर सैंपल है वो अपनी पॉपुलेशन, जो उसकी पॉपुलेशन है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैविंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो ये जो सैंपल है वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इनको इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। ये जो सैंपल अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल आइटम्स इन पॉपुलेशन हैविंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, उसके बाद ही ये सैंपल बनते हैं, राइट। तो अब ये जो मैं सैम्पलिंग डिसाइड कर रहा हूँ तो वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो सकती है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो सकती है। अब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल में अंतर क्या है? ठीक है, अब जो सैम्पलिंग है तो उसमें स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है, राइट। अब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक बार देखते हैं। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ये एक साइंटिफिक मेथड है, इन्वॉल्व मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, मतलब कि सैंपल सिलेक्शन करने के लिए भी हम साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इट्स अ साइंटिफिक मेथड। ये सैम्पलिंग है ना, सैम्पलिंग मतलब कि सैंपल सिलेक्ट करने का तरीका, ठीक है। सैंपल सिलेक्ट करने के तरीके में सबसे पहले ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ये साइंटिफिक मेथड है, इंक्लूडिंग हैविंग मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। पर यही जब नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका रहता है, जिसमें ऑडिटर अपना जजमेंट या पर्सनल एक्सपीरियंस यूज़ करके सैम्पलिंग सिलेक्ट करता है, राइट। अब मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में अगर आपने कॉस्ट ऑफ क्यूटी पढ़ा हो, जिसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सिमुलेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब यूज़ होता है। तो ठीक है, तो रैंडम सिलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, ठीक है, राइट। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है इन द सेंस कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं एंड साइंटिफिक मेथड या प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ होती है टू इवेलुएट द सैम्पल रिजल्ट और टू इवेलुएट द सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। तो अपना जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है वो ऐसा है कि रैंडम सिलेक्शन होता है, राइट। रैंडम सिलेक्शन, वन सेकेंड, ठीक है। तो रैंडम सिलेक्शन है एंड यूजिंग मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इवेलुएट राइट, टू इवेलुएट द सैम्पल रिजल्ट और सैम्पलिंग रिस्क, जो भी। अब यही जो रैंडम सिलेक्शन है या जो हमने पढ़ा मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है, यही जो है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ये रैंडम सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, और यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं होती, राइट। तो ये नहीं होता तो फिर किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं? तो ये एक पर्टिकुलर पूरा ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, जिसमें अपना ऑडिटर का जजमेंट, उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑडिटर अपना जजमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंस यूज़ करके सैम्पलिंग करता है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये कंपैरेटिवली इजी रहता है, राइट। तो ये लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑपरेशन, ये एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है, ठीक है। ऑपरेशन से इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल इन ऑपरेशन है, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। देखो बहुत सारी जगह ये कॉमनली यूज़ यही होता है, सिंपल होता है कि कुछ आपने जो है चेक कर ली ईयर 1 में, कुछ आपने चेक कर ली ईयर 2 में। इधर तो बोल दिया कि कुछ आपने ईयर 1 में, कुछ मंथ आपने ईयर 1 के चेक कर लिए, कुछ मंथ आपने ईयर 2 के चेक कर लिए। इधर क्या बोल रहे हैं? इधर ये बोल रहे हैं कि भैया रैंडम सिलेक्शन है, मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रही है टू इवेल्युएट द सैम्पल रिजल्ट एंड मेजरिंग द सैम्पल रिस्क। ये एक साइंटिफिक तरीका है, ठीक है, और इसका वाइड एप्लीकेशन है। ये कॉम्प्लेक्स इन ऑपरेशन है, स्ट्रक्चर टेक्निक है ना, इसलिए तो ये एक स्ट्रक्चर टेक्निक है, बहुत साइंटिफिक मेथड है, वो तो बहुत ही कैजुअल मेथड है, ठीक है, बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है, राइट। तो कुछ आपने पॉइंट्स इधर बोल दिए कि रैंडम सिलेक्शन, मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑपरेशन, स्ट्रक्चर टेक्निक, साइंटिफिक मेथड, ये सब आपने बोला। अब जैसे कि इधर रैंडम सिलेक्शन और मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उधर जो है ऑडिटर का जजमेंट, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये हो गया, ठीक है। इधर कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑपरेशन है तो वो सिंपल इन ऑपरेशन है, स्ट्रक्चर टेक्निक है तो नॉन स्ट्रक्चर टेक्निक है, साइंटिफिक मेथड है तो वो बहुत ही ईजी मेथड है, ठीक है, वो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, राइट। चलो, और वही अगर हम बात करें रैंडम सिलेक्शन की, जो हम बात करें कि साइंटिफिक मेथड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, राइट, तो ये लार्ज पॉपुलेशन पे तो अप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसका वाइड एप्लीकेशन है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स, जहाँ पे लार्ज नंबर है, ठीक है, वन सेकेंड, जहाँ पे पॉपुलेशन ह्यूज पॉपुलेशन है बट सिमिलर आइटम है, ठीक है। जैसे सेल्स चेक कर ली तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिमिलर आइटम है, परचेसेस कम में देख लिया
ठीक है। तो यही कुछ कुछ होमोजेनियस ट्रांजेक्शन थे, जैसे कि इसको सेल परचेस नहीं बोलते हुए बहुत प्रॉपर तरीके से इन्होंने बताया है। जैसे कि भैया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ होमोजेनियस ट्रांजेक्शन, तो भैया टेस्ट ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्विंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बैलेंस कन्फर्मेशन अगर आपको लेना हो, राइट, तो ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर आप इन सब चीज़ों को भी ले सकते हो। इनवॉइसेस, वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस, राइट, पेरोल चेकिंग, ठीक है। तो देखो कंप्लायंस ओरिएंटेड बात कर ली तो देखो पेरोल बनाया जाता है, तो पेरोल चेकिंग हो गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, पेरोल चेकिंग हो गया, वाउचिंग हो गया, बैलेंस कन्फर्मेशन हो गया, राइट। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बैलेंस कन्फर्मेशन, वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस, पेरोल चेकिंग, इन सब में जो है ये यूज़ होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ये होमोजीनियस बातें हो गई, राइट। अब देखो जैसे ABVP होता है, ये TBVP, राइट। तो T से क्या है, T से है टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, B से बैलेंस कन्फर्मेशन, V से वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस एंड P से पेरोल चेकिंग। फिर एक पॉइंट जो समझना जरूरी है इन द सेंस कि एक आंसर के एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अभी जो लार्ज नंबर ऑफ होमोजेनियस आइटम चेक कर रहे हो, तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आप जो है उसको ईयर एंड पे चेक करो, सो दैट एडिक्वेसी ऑफ कट ऑफ प्रोसीजर कैन ऑल्सो भी डिटरमाइंड। तो आप ऐसे ईयर एंड पे चेक करो, राइट, सो दैट एडिक्वेसी ऑफ कट ऑफ प्रोसीजर कैन ऑल्सो भी डिटरमाइंड, राइट। तो आपने ईयर एंड पे चेक करा और आपने कट ऑफ प्रोसीजर डिटरमाइन करे, तो क्या है कि ईयर एंड पे चेक करने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कट ऑफ प्रोसीजर है वो सही है कि भी नहीं है, कि इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। अभी अपन ने देखा जब हम सैम्पल बनाते हैं तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अब हम बात करें मेथड की, ठीक है। ये मेथड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये IPCC में भी बहुत आया है, फाइनल में भी ये बहुत है, ठीक है। वही रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, तो रैंडम, सिस्टमैटिक, मॉनिटरी यूनिट सिलेक्शन, हैफेज़ार्ड सिलेक्शन, राइट, ब्लॉक सिलेक्शन। तो रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, ठीक है, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, ठीक है, फिर अपना हैफेज़ार्ड और एक ब्लॉक, ठीक है। तो रैंडम क्या है, वन सेकेंड। रैंडम सिलेक्शन क्या होता है कि हम सैम्पलिंग यूनिट का सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम सैम्पलिंग यूनिट को सिलेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग, ठीक है। तो हम सैम्पलिंग यूनिट को सिलेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर। तो हम सैम्पलिंग यूनिट को सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सैम्पल सिलेक्शन देख रहे हैं ना, तो हम सैम्पलिंग यूनिट को सिलेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर। जैसे तंबोला में होता है कि एक रैंडम नंबर जनरेटर है, उस रैंडम नंबर जनरेटर से हम जो है सैम्पल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रैंडम सिलेक्शन, तो सिलेक्शन ऑफ सैम्पल बाय यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर, इससे रैंडम सिलेक्शन। तो वही है कि आप रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो बाय यूजिंग रैंडम नंबर टेबल जनरेटर या रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है, इससे आपने सिलेक्शन करा। तो ऑब्वियसली बात है कि अपन ने पढ़ा था कि ये लार्ज नंबर ऑफ होमोजेनियस आइटम में लगता है और ईच यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। तो ये तो बहुत ही हो गया है रैंडम सिलेक्शन। अब एक होता है सिस्टमैटिक सिलेक्शन। सिस्टमैटिक सिलेक्शन में क्या होता है कि पूरे पॉपुलेशन में जो सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज। तो जो सैम्पलिंग यूनिट है इन द पॉपुलेशन वो डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज, ठीक है। तो इससे सैम्पलिंग इंटरवल आ जाता है। तो पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड किया है सैम्पल साइज में, ठीक है। तो सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड इन सैम्पल साइज एंड एक सैम्पलिंग इंटरवल मिला है। अब देखो आपने सैम्पल साइज जैसे कैसे सैम्पलिंग यूनिट जो पॉपुलेशन इन सैम्पलिंग यूनिट है डिवाइडेड इन सैम्पल साइज, तो जैसे आपने बता दिया कि हर 50वां आइटम मेरे को चेक करना है, तो पहला आइटम स्टार्टिंग पॉइंट में भी डिसाइड हैफेज़ार्डली कि पहला पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसके बाद से अगले 50। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में डिसाइड हैफेज़ार्डली, आप उसको हैफेज़ार्डली जो है कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। पर उसके बाद जो है पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो सैम्पलिंग यूनिट है वो सैम्पल साइज में डिवाइडेड है, ठीक है, और इससे आपको एक प्रॉपर सैम्पलिंग इंटरवल मिल जाएगा, राइट। अब एक सैम्पल साइज में उसको डिवाइड करना और सैम्पलिंग इंटरवल क्या होना चाहिए, ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है, उस बेसिस पे ये एक सैम्पलिंग इंटरवल डिसाइड होता है। मतलब इधर जो है रैंडम नंबर जनरेटर से हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर लेंगे, ठीक है। इधर जो है बाकायदा प्रोफेशनल जजमेंट और एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए हम जो है एक सैम्पलिंग इंटरवल या सैम्पलिंग साइज़ में सैम्पलिंग यूनिट को डिवाइड कर देंगे, जिसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो तो हम हैफेज़ार्डली ही डिसाइड करते हैं, राइट।
तो देखो जहाँ पे हमने रैंडम सिलेक्शन में जो सैम्पल सिलेक्शन होता है वो यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर या रैंडम नंबर टेबल से होता है। इधर प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से होता है, जिसमें पहला पॉइंट तो हम पहला जो है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो हम हैफेज़ार्टली ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट तो जो है हम हैफेज़ार्टली डिसाइड करते हैं। देन इसके बाद जो है हमने सैम्पलिंग यूनिट्स जो पॉपुलेशन की उनको सैम्पल साइज में डिवाइड कर दिया, ताकि हमको एक सैम्पलिंग इंटरवल मिल जाए जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट हैफेज़ार्टली ही डिसाइड होता है। और जो सैम्पल साइज़ है वो सैम्पल साइज़ जो है प्रोफेशनल जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड होती है। अब है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम सैम्पल यूनिट का सिलेक्शन कर रहे हैं वैल्यू वेट देके, ठीक है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर टेक्निक कोई जजमेंट एक्सपीरियंस नहीं, वैल्यू वेट दे रहे हैं, जो जिसकी ज़्यादा वैल्यू उसके हिसाब से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। पर फिर भी ठीक है हमने वैल्यू वेट दिया इसको, ठीक है। हैवेजार्ड सिलेक्शन में हम कुछ तो भी चेक कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, कोई रैंडम नंबर जनरेटर नहीं है, ठीक है। जैसे ऊपर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन था, इधर तो कोई टेक्निक ही यूज़ नहीं कर रहे, तो कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, राइट, रैंडम नंबर जनरेटर नहीं है, ठीक है। बट फिर भी सिंस कोई भी तरीका प्रॉपर नहीं है और हम किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई एक साइंटिफिक तरीका नहीं है। अब सिंस हम स्ट्रक्चर टेक्निक को फॉलो नहीं कर रहे, एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक होती है, हमने वो मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर टेक्निक को फॉलो नहीं करा, तो ये एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग तो नहीं है, ठीक है। पर फिर भी आप कुछ तो भी चेक करो, माना, बट ऑडिटर शुड नॉट अवॉइड, पर फिर भी ऑडिटर को कॉन्शियस बायसनेस और प्रिडिक्टेबिलिटी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। तो आप कुछ तो भी चेक कर रहे हो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर टेक्निक को फॉलो नहीं कर रहे हो, बट फिर भी ऑडिटर शुड नॉट अवॉइड कॉन्शियस बायसनेस एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है। और ऑडिटर को ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे आइटम्स को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिले। तो रैंडम सिलेक्शन में सिलेक्शन रैंडम नंबर जनरेटर से होता है। सिस्टमेटिक सिलेक्शन में सैम्पलिंग इंटरवल होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो हैफेज़ार्डली ही डिसाइड होता है और सैम्पल साइज प्रोफेशनल जजमेंट की बेसिस पे होते हैं। मॉनिटरी यूनिट में वैल्यू एडेड सिलेक्शन। हैफेज़ार्ड सिलेक्शन में कोई सिस्टमेटिक या कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता सिलेक्ट करने का, बट देन टू ऑडिटर शुड नॉट अवॉइड कॉन्शियस बायसनेस एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब ईच यूनिट को हैविंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, बायसनेस नहीं होना। जैसे कि एग्जाम्पल था, जैसे कि जो ऑडिटर है मिस्टर है, उसने सैम्पल साइज सिलेक्ट करे हाई वैल्यू बैलेंस के, ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल की डेटर में से उसने हाई वैल्यू बैलेंसेस के सैम्पल साइज ले लिए, सैम्पल साइज एज ऑल हाई वैल्यू बैलेंसेस, टू इंश्योर डेट, और ये इंश्योर करने के लिए कि क्या ये जो है बैलेंसेस करेक्टली रिकॉर्डेड है। तो ये मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग हो गया। दूसरा, ऑडिटर ए ने यूज़ अ सैम्पल ऑफ 50 कंसिक्यूटिव, एक के बाद एक कंसिक्यूटिव चेक, 50 कंसिक्यूटिव चेक यूज़ करे टू टेस्ट वेदर चेक्स आर साइंड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरी रादर देन पिकिंग 50 सिंगल चेक, ठीक है। हर एक सिंगल चेक थ्रू आउट द ईयर ले लो, बेटर है कि कंसिक्यूटिव चेक ले लो। तो ब्लॉक सिलेक्शन और हैफेज़ार्ड सिलेक्शन। हैफेज़ार्ड सिलेक्शन में अपन ने डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं होती, तो कोई स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग नहीं है। तो चलो माना कि कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, बट देन टू ऑडिटर शुड नॉट अवॉइड द कॉन्शियस बायसनेस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ऑल यूनिट्स हैविंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अब यही जो है ब्लॉक सिलेक्शन में आप पॉपुलेशन में से एक कंटीजियस आइटम, एक ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम चूज़ करते हो फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। वो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्ड है तो देखो स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन है तो स्ट्रक्चर मतलब कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स है, और अनस्ट्रक्चर्ड है मतलब किसी भी तरीके से है, तो ऐसे केस में ब्लॉक सिलेक्शन होता है यूज़। तो इट वुड रेयरली बी एन अप्रोप्रिएट सैम्पल सिलेक्शन मेथड, ये ना हार्डली एक अप्रोप्रिएट सैम्पल सिलेक्शन मेथड होता है। तो ये हार्डली एक अप्रोप्रिएट सैम्पल सिलेक्शन मेथड होता है कि उस मेथड से जो है ऑडिटर ड्रॉ करे वैलिड इन्फ्रेंसेस। इस पर्टिकुलर तरीके से ऑडिटर वैलिड इन्फ्रेंसेस प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पाता है, ठीक है। प्रॉपर इन्फ्रेंसेस इन द सेंस कि प्रॉपर कंक्लूजन अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन वो ड्रॉ नहीं कर पाता फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम, कि मैंने एक ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम सिलेक्ट करा एंड उसके बेसिस पे मैं पॉपुलेशन पे पूरा ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ये एक तरीका नहीं होता है जिसके थ्रू आप जो है पॉपुलेशन पे कमेंट कर सकते हो। तो वैसे भी यार अनस्ट्रक्चर जब पॉपुलेशन होती है तो ऐसे केस में कंटीजियस आइटम सिलेक्ट करके होता नहीं है कि ब्लॉक सिलेक्शन एक पर्टिकुलर ब्लॉक सिलेक्ट करके काम हो गया, आपको पॉपुलेशन को चेक करना ही पड़ जाता है। तो देखो आपको जब जैसे कि वर्ड यूज़ करके रखे कि हम ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द अनस्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन, तो ब्लॉक सिलेक्शन आ जाता है क्योंकि उसमें अनस्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट है और कंटीजियस आइटम का ब्लॉक हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये दो वर्ड्स आप समझ सकते हो,
हैफेज़ार्ड में ऐसा बोल देंगे कि कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, कोई रैंडम नंबर जनरेटर नहीं है, तो ये हैफेज़ार्ड सिलेक्शन बोल देंगे। और हैफेज़ार्ड सिलेक्शन, ठीक है, ये भी कोई एक, सिंस ये कोई स्ट्रक्चर्ड टेक्निक नहीं है, स्ट्रक्चर्ड टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे ना, तो ये जो है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है। और ब्लॉक भी अपना नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें भी जो है स्ट्रक्चर्ड टेक्निक नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ही अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर मॉनिटरी यूनिट में आप समझ सकते हो कि वैल्यू वेटेड है। सैम्पल सिलेक्शन में द सैम्पलिंग इंटरवल सैम्पल साइज फर्स्ट यूनिट टू हैफेज़ार्डली ही स्टार्टिंग पॉइंट पे हैफेज़ार्डली ही डिसाइड करते हो, इससे हो जाएगा। रैंडम नंबर जनरेटर से आप रैंडम सिलेक्शन बोल दोगे, राइट, तो ये तो हो जाएगा। अब आती बात सैम्पलिंग रिस्क। अब रिस्क है इसमें, अब सैम्पलिंग में भी रिस्क है। मतलब सैम्पलिंग रिस्क ऐसा है कि आपने जो है 1 सेकेंड, आप सैम्पल के बेसिस पे इंटायर पॉपुलेशन पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, ठीक है। आपको लगता है सैम्पल इनफ है जिसके बेसिस पे मैं इंटायर पॉपुलेशन पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, पर हो सकता है ना कि आपने सैम्पल गलत चूज़ करे हो, तो इससे जो है आपने जो ओपिनियन ड्रॉ करा इंटायर पॉपुलेशन पे, हो सकता है वो गड़बड़ हो, राइट। तो ये होता है अपना सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क सिंपल सा क्या है कि ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई ऑन सैम्पल, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है पूरे इंटायर पॉपुलेशन को। तो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई ऑन सैम्पल जो रिप्रेजेंट करता है इंटायर पॉपुलेशन को, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर डन ऑन सैम्पल एंड ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन दैट सैम्पल डिफरेंट फ्रॉम द ऑडिटर कंक्लूजन इफ ऑडिट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन हैज़ बीन डन। तो ऑडिट प्रोसीजर जब हम सैंपल पे लगाते हैं, वो सैंपल जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई ऑन द पॉपुलेशन एंड जो उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये एक सैम्पलिंग रिस्क है। सैंपल पे ऑडिट करके जो कंक्लूजन आ रहा है डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन पे जो ऑडिट करके जो कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। और इससे 2 तरीके के एररनेस कंक्लूजन निकलते हैं। एक तो है टेस्ट ऑफ डिटेल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिस्पेक्ट में ही आएगा। देखो, आपने सैंपल के बेसिस पे आपने जो है कंक्लूड करा, क्या कंक्लूड करा कि कंट्रोल जो है इफ़ेक्टिव है। सैंपल के बेसिस पे आपने ये कंक्लूड कर दिया कि कंट्रोल एक नंबर इफ़ेक्टिव है, पर एक्चुअली में कंट्रोल आर मोर इफेक्टिव दैन दे एक्चुअली आर। एक्चुअली में तो नहीं है, पर आपने ज़्यादा बता दिया। टेस्ट ऑफ डिटेल के रिस्पेक्ट में देखो, तो आपने बोल दिया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, पर एक्चुअली में तो वो तो है। मतलब आपने सैंपल में सब अच्छा बता दिया, जैसे कि कंट्रोल इफेक्टिव है, एक्चुअली में नहीं है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, एक्चुअली में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब ऐसे केस में क्या होगा, किसी चीज़ को अच्छा बता देना, ठीक है, जो कि वो बेकार है उसको अच्छा बता देना, तो ऐसे केस में ऑडिटर ऑडिट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस पे फ़र्क आएगा। ऑडिटर ऑडिट नहीं करेगा, उसकी इफेक्टिवनेस पे फ़र्क आएगा, और इससे जो है इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन जाएगा। और ऑडिट इफेक्टिवनेस पे इसलिए फ़र्क आएगा क्योंकि मैंने सैंपल के बेसिस पे अगर मेरे को सब अच्छा मिला है तो मैं इंटायर पॉपुलेशन को क्यों चेक करूँ। तो ऐसे केस में ऑडिटर की ऑडिट इफेक्टिवनेस अफेक्ट होगी। पर यही दूसरा कंक्लूजन कि कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कि जो कंट्रोल है वो तो कोई इफेक्टिव ही नहीं है, लेस इफेक्टिव है दैन द एक्चुअली आर, पर एक्चुअल में इफेक्टिव है। मतलब आपने बताया क्या कि बेकार है, पर एक्चुअल में अच्छा है। आपने बोला मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, पर एक्चुअल में तो नहीं करता। अब ऐसे केस में अच्छी चीज़ को आपने बेकार बता दिया, तो आप उसको आप ज़्यादा चेक करोगे, है अच्छा पर आपने बेकार बता दिया, इस एक ही बेकार वाला कंक्लूजन निकल रहा है, तो आप उसको ज़्यादा चेक करोगे। तो ऐसे केस में ऑडिटर की एफिशिएंसी, देखो उधर तो बोला इफेक्टिवनेस अफेक्ट होगी, इधर ऑडिटर की एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि उसको ज़्यादा चेक करना पड़ जाएगा, तो इट लीड टू अफेक्ट ऑडिट एफिशिएंसी, ठीक है। एज दिस वुड लीड टू एडिशनल वर्क, उससे जो है ऑडिटर को जो है एज एन एडिशनल वर्क करना रहेगा, ठीक है। टू प्रोवाइड इनिशियल कंक्लूजन वर इनकरेक्ट, टू प्रूव दैट इनिशियल कंक्लूजन वर इनकरेक्ट, मतलब रहता है ना कि कुछ गड़बड़ मिली हो तो मैं और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा ये पता करने के लिए कि क्या ये करेक्ट है या क्या नहीं, ये नहीं है, क्या इसका इम्पैक्ट परवेसिव है कि नहीं है, तो एक एडिशनल वर्क आ गया। तो इट ऑडिट एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, जिससे एडिशनल वर्क हो गया ये प्रूव करना कि जो इनिशियल कंक्लूजन थे वो कंक्लूजन इनकरेक्ट है। तो अपन ने सैम्पलिंग का मतलब देखा, सैम्पलिंग के मेथड स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल में हमने डिफरेंस देखा, मेथड ऑफ सैम्पलिंग देखी, ठीक है, जिसमें 5 मेथड्स हैं, और फिर अपन ने जो है सैम्पलिंग रिस्क देखा, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी था। अब आती है 2 चीज़ें, ऑडिटर की ड्यूटीज़ एंड इवेल्युएशन ऑफ सैम्पलिंग रिजल्ट, ठीक है। ये पर्टिकुलर 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट फाइनल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। ठीक, तो अभी अपन ने जो है सैम्पलिंग रिस्क देखा। तो सैम्पलिंग रिस्क हमने देखा जहाँ पे कंक्लूजन
जो है डिटरमाइन कर रहे हैं सैम्पल से, वो डिफरेंट है फ्रॉम द कंक्लूजन डिटरमाइन फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन। फिर सैम्पलिंग रिस्क से दो तरीके के एरनियस कंक्लूजन आते हैं, ये अपने देखा। अब एक होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब ये है कि जैसे हम सैम्पलिंग रिस्क में बोल रहे हैं कि हम एक एरनियस कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर हमने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करा सैम्पल पे, उससे जो कंक्लूजन आ रहा है वो डिफरेंट है फ्रॉम द कंक्लूजन डिटरमाइन ऑन इंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। तो इससे दो तरीके के एरनियस कंक्लूजन आ सकते हैं। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिस्क कि ऑडिटर एरनियस कंक्लूजन पे आ सकता है, पर ये रिस्क सैम्पलिंग रिस्क नहीं है। मतलब कि सैम्पल साइज़ को चेक करने से ये रिस्क नहीं आया है, राइट। सैम्पल साइज से जो कंक्लूजन आया है, पॉपुलेशन से जो डिफरेंस है, के कंक्लूजन से जो भी डिफरेंस है, ये एरनियस कंक्लूजन जो है ये सैम्पलिंग रिस्क से नहीं आया है कि हमने सैम्पल साइज सिलेक्ट करा है तभी जाके एरनियस कंक्लूजन है। इस तरीके से ये चीज़ें को नहीं करा गया। मतलब सैम्पलिंग करने का इधर कोई लेना देना नहीं है, सैम्पल का इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर एरनियस कंक्लूजन तुम्हारे सैम्पल साइज़ के चक्कर में नहीं आ रहा है, ठीक है। जब एरनियस कंक्लूजन जो है किसी दूसरे कारण से आ रहा है और रीज़न जो है वो सैम्पलिंग रिस्क, रीज़न नॉट रिलेटिंग टू सैम्पलिंग रिस्क, तो ऐसे केस में नॉन सैम्पलिंग रिस्क होता है वो। तो एरनियस कंक्लूजन पे आना और रीज़न जो है सैम्पलिंग रिस्क नहीं है, तो ऐसे केस में वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क होता है। तो कुछ नॉन सैम्पलिंग रिस्क इस तरीके से है कि आपने जो ऑडिट प्रोसीजर ही, एक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट प्रोसीजर ही इनअप्रोप्रिएट लगाई, ठीक है। या चलो ठीक है, उसने ऑडिट प्रोसीजर अच्छी लगाई थी, एविडेंस उसने गैदर करे, पर उसको इंटरप्रेट उसने गलत तरीके से किया। भाई एक होता है एक्शन की प्रोसीजर गलत लगाना, एक होता है एविडेंस गैदर करके उसको इंटरप्रेट गलत करना, उसको दिमाग गलत तरीके से लगा लिया और फेलियर टू रिकॉग्नाइज। अब ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा था, सामने के सामने मिस स्टेटमेंट और एविडेंसेस डेविएशन मिल रहे थे, उसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया। तो ऑडिट प्रोसीजर जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, एक ऑडिट प्रोसीजर जो है वो इनअप्रोप्रिएट है। फिर मिस स्टेटमेंट और डेविएशन को रिकॉग्नाइज कर लेने का था बट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो ऑडिट प्रोसीजर इनअप्रोप्रिएट है। चलो मिस स्टेटमेंट डेविएशन को रिकॉग्नाइज करना था, वो नहीं कर पाया, फेलियर टू रिकॉग्नाइज मिस स्टेटमेंट और डेविएशन, एविडेंस गैदर करे तो उसको मिस इंटरप्रेट करा, तो ये सब चीज़ें जो है वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। तब ये सब तुम गड़बड़ कर रहे हो तो ऐसे केस में जो है ये पर्टिकुलर इससे जो एरनियस कंक्लूजन आएंगे कि तुमने ऑडिट प्रोसीजर प्रॉपर्ली नहीं लगाया, मिस स्टेटमेंट और डेविएशन तुमने प्रॉपर्ली तरीके से फाउंड नहीं करे और इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए, वो सामने के सामने रखा हुआ था। और ऑडिट एविडेंस को अगर तुमने फॉल्स तरीके से प्रॉपर्ली तुमने इंटरप्रेट नहीं करा, तो इसमें सैंपल का कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरे कारण से तुम्हारा एरनियस कंक्लूजन आ रहा है। एक सही ऑडिटर होता तो वो एक सही कंक्लूजन देता, पर तुम्हारी भी बेवकूफ़ी से कि इनअप्रोप्रिएट प्रोसीजर लगाने से, मिस स्टेटमेंट और डेविएशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाने से, साथ ही साथ जो है तुमने एविडेंस को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट नहीं किया, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, दिस लीड टू एरनियस कंक्लूजन एंड ये जो है इसका सैम्पलिंग से कोई लेना देना नहीं। अब देखो ये पर्टिकुलर 2 पेज पढ़ते हैं, फिर जो एडिशनल पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं, राइट। पर्टिकुलर सैम्पलिंग में ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहले सैम्पलिंग में ड्यूटीज़ ये है कि सबसे पहले वो सैम्पल डिज़ाइन करेगा, सैम्पल साइज़ डिज़ाइन करेगा। तो पहले वो कंसीडर क्या करेगा कि वो जो ऑडिट कर रहा है उसका प्रोसीजर क्या है, तो पर्पस क्या है, तो पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, तो उसके ऑडिट करने का क्या पर्पस है एंड पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की जिस पॉपुलेशन का मुझे जो है सैम्पलिंग करनी। फिर उस बेसिस पे जो है मैंने एक पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन जानने के बाद मैंने सैम्पल साइज़ को डिज़ाइन किया, ठीक है। अब वो सैम्पल डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब वाइल डिज़ाइनिंग डिफाइंड कंडीशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट एरर, कि जब आप सैम्पल डिज़ाइन कर रहे हो तो डिफाइन दी कंडीशंस कि यार देखो ये सैम्पल मैंने डिज़ाइन किया है पर कुछ कंडीशंस है जिसके कारण ये एरर हो सकता है, राइट। डिफाइन दैट कंडीशंस कि किन कंडीशन से ऐसा होगा। वो समझो कि जो सैम्पल डिज़ाइन है वो सैम्पल डिज़ाइन प्रॉपर्ली तभी बनेगा जब ऑडिटर के पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, राइट। और सैम्पल डिज़ाइन ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है और बहुत सारे तरीके होते हैं सैम्पल डिज़ाइन करने के जो हमने देखे, राइट। ये ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि ये इट मे चेंज ईयर ऑन ईयर, हैंस जो क्लाइंट है शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, एक ऑडिट टीम को एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे। अब ये जो सैम्पल साइज़ है ये एक सफिशिएंट होना चाहिए जिससे आप सैम्पल रिस्क को रिड्यूस कर सको, ठीक है। तो हम सैम्पल डिज़ाइन कर रहे हैं, सैम्पल साइज़ सिलेक्ट कर रहे हैं, सफिशिएंट हो जिससे एक सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाए, राइट। और सैम्पल साइज़ की बात करें तो सिलेक्शन अपने ये देखा कि सैम्पल साइज़ इतना होना चाहिए कि हमारा सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाए, साथ ही साथ
सिलेक्शन शुड बी इन सच अ वे दैट ईच यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन हो, राइट। और ये बोल के रखा है बिफोर डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज, एक सैम्पल साइज को डिटरमाइन करने से पहले आप फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल असेस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, कि कितना रेट ऑफ डेविएशन है, असेस एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल। मतलब ये है कि आप सैम्पल साइज सिलेक्ट कर रहे हो तो पहले असेस करो एक्सपेक्टेड जो है रेट ऑफ डेविएशन, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या है कि हमने एक ऑडिट पर्पस जाना कि हमारा ऑडिट करने का पर्पस क्या है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर हम सैम्पल को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब सैम्पल को डिज़ाइन है तो कंडीशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट एरर, वो कंडीशंस को पहले ही आप डिफाइन कर दो, ठीक है। सैम्पल डिज़ाइन जब करें तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ईयर ऑन ईयर चेंज हो जाता है सैम्पल साइज, और साथ ही साथ हमको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब सैम्पल हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो सैम्पल साइज़ इतना होना चाहिए ताकि एक जो है सैम्पलिंग रिस्क हमारी कम हो जाए। डिज़ाइन करने से पहले बिफोर डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम ऑडिटर एक्सपेक्ट द रेट ऑफ डेविएशन, कि रेट ऑफ डेविएशन कितना है, और फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल ऑडिटर जो है एक्सपेक्ट करे अंदाज़ा लगाए कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एडिशनल पॉइंट है, तो बेटर है कि इन सब चीज़ों को साथ में लिख लें, राइट। तो ये पर्टिकुलर बहुत ही लंबा पोर्शन हो गया कि आप जो है सैम्पल डिज़ाइन करोगे, सैम्पल साइज सिलेक्ट करोगे तो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन तो चलो होना चाहिए, ठीक है, ये तो ठीक है, और सैम्पल साइज इतना हो ताकि सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाए। साथ ही साथ अब सैम्पल साइज आपका ईयर टू ईयर चेंज होता है तो मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, कि सबका जो है सारी इन्फॉर्मेशन हो तो बेटर तरीके से सैम्पल साइज सिलेक्ट होता है। कंडीशन दैट कॉन्स्टिट्यूट एरर, वो कंडीशन भी आप बता दो, ठीक है, डिफाइन द कंडीशन दैट कॉन्स्टिट्यूट एरर, ये भी आप बता दो। साथ ही साथ जो है एक ऑडिटर अपनी तरफ से भी एक असेसमेंट करे, एक्सपेक्ट रेट ऑफ डेविएशन या एक्सपेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर अपनी तरफ से भी जो है देखे, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब जो है हमने एक सैम्पल साइज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने बाकायदा मैनेजमेंट से सारी इन्फॉर्मेशन मिली हमें, राइट, मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मिल ली, मैंने भी अपनी तरफ से टॉलरेबल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मैंने भी अपनी तरफ से देख लिया, ठीक है। फिर मैंने वो कंडीशंस भी बता दी दैट कॉन्स्टिट्यूट एरर, और उसके बाद जो है मैंने बाकायदा जो है ऑडिट प्रोसीजर अपना चालू कर दिया, क्योंकि मैंने अब प्रॉपर सैम्पल साइज डिसाइड कर दिया। तो ये पॉइंट जो है एडिशनल पॉइंट हमने देखे। अब हमने जो है बाकायदा जो है ऑडिट प्रोसीजर अब हम चालू करेंगे ऑन सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। और ठीक है, हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाई, पर अगर हमको सिलेक्टेड आइटम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमने तो डिसाइड कर लिया था, तो हम उस पर जो है ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। तो सिलेक्टेड आइटम नहीं मिल रहे, नहीं ऐसा नहीं, अगर जो है समझो अगर ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं लग पा रही है उस आइटम पे पर्टिकुलर, जैसे कि इसमें हम रिप्लेसमेंट आइटम पे करेंगे, ठीक है। हमने जो भी सैम्पल साइज सिलेक्ट करे हैं हम उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, क्योंकि उससे ही हम एविडेंस गैदर करेंगे, उससे ही हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे पूरी पॉपुलेशन का। तो हम ऑडिट प्रोसीजर करेंगे सिलेक्टेड आइटम्स पे, सिलेक्टेड आइटम्स ऑडिट प्रोसीजर लग रही तो ठीक है, अदरवाइज रिप्लेसमेंट आइटम पे कर लेंगे, ठीक है। या हम जो है देखो, एक तो सिलेक्टेड आइटम पे अगर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लग रही तो हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर देख लेंगे उस सिलेक्टेड आइटम पे, ठीक है। और अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर देख लेंगे, या तो आइटम को ही रिप्लेस कर देंगे, जो भी। पर अगर मैंने अल्टरनेट प्रोसीजर लगाकर भी जो है नहीं मैं पता कर पाया उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड आइटम पे, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैंने जो आइटम सिलेक्ट करी उस पर मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूँ, ऑडिट प्रोसीजर लग रहा है तो ठीक है, जो मैंने डिज़ाइंड है, अदरवाइज मैं सूटेबल अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाऊंगा सिलेक्टेड आइटम पे। और अगर मेरे दोनों नहीं लग रहे तो ऑडिटर शैल ट्रीट दैट आइटम एज अ डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब कंट्रोल, कि ये जो आइटम है ये डेविएशन है, ठीक है, इसमें तो दोनों प्रोसीजर नहीं लग रही, तो ट्रीट दैट आइटम एज अ डेविएशन फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब कंट्रोल इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और ट्रीट एज मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। तो ट्रीट आइटम एज डेविएशन इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और ट्रीट आइटम एज मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप प्रोसीजर बाकायदा लगाओ, पर अगर नहीं लग रही है तो ऐसे केस में अल्टरनेट प्रोसीजर नहीं लग रहे हैं तो वो पर्टिकुलर आइटम ट्रीट दैट आइटम एज डेविएशन या ट्रीट दैट आइटम एज मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, राइट। अब अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाया और अब जो है हम इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि हम एविडेंस गैदर करें, तो हम उससे जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली, राइट, अब इस तरीके से जो है आपने फिर रिजल्ट गैदर करें, इवैल्यूएट रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। अब देखो, सैम्पलिंग से हमको इन्फॉर्मेशन मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि वही काफ़ी हो गया, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि क्या है कि वो रीजनेबल बेसिस है, वेदर इट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस, क्या है कोई रीजनेबल बेसिस दे रहा है कि मैं पूरे पॉपुलेशन के ऊपर एक रीजनेबल कंक्लूजन दे सकूं, क्या वो रीजनेबल बेसिस दे रहा है, इवैल्यूएट करो।
और अगर आपको कुछ एरर और मिसस्टेटमेंट दिख रहे हैं, देखो एक तो हो गया कि सैम्पलिंग यूनिट पे ही अपनी ऑडिट प्रोसीजर नहीं लग रही, चलो ठीक है, तो ट्रीट दैट आइटम एज एरर या ट्रीट दैट आइटम एज डेविएशन या मिसस्टेटमेंट, ठीक है। पर अगर कुछ एरर और मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है तो उसका कॉज एंड इफेक्ट तो देखना पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट तो देखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या है और उससे उसकी ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इफेक्ट होगा या अदर एरियाज ऑफ ऑडिट पे क्या इफेक्ट होगा, राइट। तो देखो जैसे कि हमने बात करके रखी कि हम जो है इवेल्युएट करेंगे रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग के रिजल्ट को। अब ऑडिट सैम्पलिंग के रिजल्ट को किस तरीके से इवेल्युएट करना और इवेल्युएट करके ये देखना कि क्या है कि वो रीजनेबल बेसिस दे रहा है कि मैं इंटायर पॉपुलेशन पे अपना कंक्लूजन दे सकूँ। तो उस इवेल्युएशन पे पर्टिकुलर पॉइंट है, वो हम पॉइंट एक बार देखते हैं कि इवेल्युएट कैसे करते हैं। देखो जो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी, एविडेंसेस गैदर करे, अब हमको जो है इवेल्युएट करना है, राइट। हम इवेल्युएट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स, ठीक है। तो कुछ एरर या मिसस्टेटमेंट मिल रही है तो हमको ऐसे केस में उसका कॉज एंड इफेक्ट देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, उसका इफेक्ट क्या है मेरे दूसरे एरियाज ऑफ ऑडिट पे, क्या क्या और प्रोजेक्टेड एरर्स हो सकते हैं, उसका इफेक्ट मेरी ऑडिट प्रोसीजर पे क्या रहेगा। तो देखो बाय डिज़ाइनिंग ऑडिट सैम्पलिंग, देखो अपन ने पढ़ा था ऑडिट सैम्पलिंग के डिज़ाइन करने के दौरान अपन पहला पॉइंट ये देखते हैं कि हमने जब ऑडिट सैम्पलिंग डिज़ाइन करी थी तो डिज़ाइन करा था तो अपन ने कंडीशंस बताई थी कि कंडीशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट एरर, ठीक है, कि ये कंडीशन से जब एरर होती है, कि जो कंडीशन है विच कॉन्स्टिट्यूट एरर, क्या ये कंडीशन है इस कारण से एरर हो सकता है। और अब हमने जो है फिर सैम्पलिंग रिजल्ट पे सैम्पल पे अपना प्रोसीजर लगाया, ठीक है। अगर नहीं लग रहा था तो रिप्लेसमेंट आइटम करा या अल्टरनेट प्रोसीजर लगाया, जो भी है। और अगर उधर हमको कुछ आइटम मिलता है कि जहाँ पे हम प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसे केस में वो आइटम डेविएशन का हो जाता है इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और मिसस्टेटमेंट का आइटम हो जाता है इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। फिर हमने जो है सैम्पलिंग रिजल्ट से रिजल्ट आया हमारा और हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। तो इवेल्युएट करने के दौरान देखो कि क्या वो मिसस्टेटमेंट एरर क्या उस कंडीशन से आया है क्या, क्योंकि हमने डिफाइन करके रखी थी कंडीशन दैट कॉन्स्टिट्यूट एरर, ठीक है। तो पहले देखो कि क्या वो उसी कंडीशन से आया है। दूसरा, ये जो मिसस्टेटमेंट और एरर है उसका कॉज एंड इफेक्ट, कॉज, ठीक है, वो किस कारण से आया है, एंड इफेक्ट ऑन दी ऑडिट प्रोसीजर एंड इफेक्ट ऑन दी अदर एरियाज ऑफ ऑडिट। जो एरर नेचर है उसका एरर का नेचर क्या है, उसका कॉज क्या है, किस कारण से वह है, और जो है इफेक्ट ऑन दी अदर एरियाज। साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्टेड एरर है क्या जो आगे हो सकती है, ठीक है। फिर ये एरर है। फिर सैम्पलिंग रिस्क अटैच टू इट, तो सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। फिर जब आप इवेल्युएट कर रहे हो, जब आप ये देख रहे हो ना कॉज ऑफ एरर क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, ये जब आप देख रहे हो और आप जब इवेल्युएट करो मिसस्टेटमेंट को, और अगर आपने ऑब्जर्व करा कि बहुत कॉमन फीचर है, तो वाइल इवेल्युएटिंग डेविएशन एरर मिसस्टेटमेंट, और ऑडिटर ने ऑब्जर्व करा कि बहुत जैसे कॉमन फीचर है, जैसे कि जब मैं किसी डेविएशन को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ या मैं एरर मिसस्टेटमेंट को मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में ही ऐसा हो रहा है, या इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन छोड़ो, इस पर्टिकुलर लोकेशन में ही गड़बड़ है, या इस प्रोडक्ट लाइन में ऐसा हो रहा है, या इस टाइम पीरियड में ऐसा हो रहा है। जैसे कि इसमें जो है मैं उस टाइम के सारे ऑल आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन को मैं, ठीक है, मैं उस ऑल आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन को मैं फिर ऑडिट करूँगा उस पर। तो पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूँगा ऑल आइटम्स इन दी पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि उस ट्रांजेक्शन में ऐसा है, उस लोकेशन में ऐसा है, उस प्रोडक्ट लाइन में ऐसा है, कि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में ऐसा हो रहा है, ठीक है, या पर्टिकुलर लोकेशन में ऐसा है, ये कॉमन फीचर है, ठीक है, या पी से, ठीक है, उस प्रोडक्ट लाइन में ऐसी दिक्कत है, या टी से उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐसा हो रहा है। तो ऐसे केस में, ठीक है, आप जो है क्या करोगे, आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स इन दी पॉपुलेशन। तो सारी पॉपुलेशन जिसमें ये कॉमन फीचर है कि यार उस टाइप के ट्रांजेक्शन है ना, तो सारे ट्रांजेक्शन को निकाल लो। उस लोकेशन में ऐसा है तो उस लोकेशन के सारे ट्रांजेक्शन को निकाल लो। उस प्रोडक्ट लाइन में ऐसा है तो उस प्रोडक्ट लाइन के सारे एंट्रीज़ को निकाल लो, या उस पीरियड ऑफ टाइम में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं सबको निकाल लो। तो आइडेंटिफाई करो ऑल आइटम्स इन पॉपुलेशन, राइट। तो पूरे पॉपुलेशन में जिसमें ये कॉमन फीचर है सबको निकाल लो और अपने ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड कर दो उन आइटम्स पे, ठीक है। तो ले देखिए उसका सेपरेट एनालिसिस करना है। तो देखो अपन ने क्या देखा, हम पहले देखिए कि क्या वो एरर मिसस्टेटमेंट क्या वो उस कंडीशन से आया है, कॉज इफेक्ट उसका क्या रहेगा, ठीक है, नेचर ऑफ एरर क्या है। और फिर हमको ये वैलिडेट करते समय लगा कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम्स पे ही ऐसा होता है, ठीक है। तो जब इनकेस पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम्स पे ही ऐसा होता है, कुछ ऐसे अगर कॉमन फीचर निकलते हैं, तो ऐसे केस में ट्रांजेक्शन जो पजेस करता है वो सारे कॉमन फीचर उन सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे और अपना ऑडिट प्रोसीजर उधर जो है हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और उस पॉपुलेशन का एक सेपरेट एनालिसिस होगा, राइट। तो देखो हमने इवैल्यूएशन ऑफ सैम्पलिंग रिजल्ट पढ़ा,
कि एक सैम्पलिंग रिजल्ट को इवेल्यूएट कैसे करते हैं, कंडीशन से हुआ है क्या, कॉज नेचर देख लिया, इसके फर्दर इफेक्ट देख लिए, हमको इवेल्यूएट करते करते कुछ कॉमन चीज़ें मिल रही है, जैसे कि ऐसे कैसे पॉपुलेशन जिसमें वो कॉमन फीचर है सबको बुला लिया, सेपरेट उसका ऑडिट कर दिया, या सेपरेट जो है उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगा ली। ठीक है, अब इवेल्यूएट करना, अब ये इवेल्यूएट करें रिजल्ट को, मतलब रिजल्ट आया है, रिजल्ट कैसे आया कि सबसे पहले तो हमने अपना जो है पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जाना, उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और मैंने फिर अपना सैम्पल डिज़ाइन किया। सैम्पल डिज़ाइन करने के लिए हमको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। ऑडिटर भी अपनी तरफ से जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अपनी तरफ से सिलेक्ट करके रखता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट अपनी तरफ से असेस करके रखता है, और कंडीशन भी डिफाइन कर देता है। ठीक है, डेट कॉज एरर, डेट कॉन्स्टिट्यूट एरर, वो कंडीशन बता देता है। फिर वो अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। ठीक है, और ऑडिट प्रोसीजर लगाता है और सैम्पल साइज़ पे, ठीक है, अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाए उसने उस सिलेक्टेड आइटम्स पे लग रहे तो ठीक है, नहीं तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं, वो भी नहीं लग रहा है तो उसको जो है एक आइटम ऑफ डेविएशन मान लिया, या उसको एक तरीके से आइटम ऑफ मिस स्टेटमेंट मान लिया। फिर हमने जो है वो ऑडिट प्रोसीजर रिप्लेसमेंट आइटम पे लगाया, और उससे जो है हमने एविडेंसेस गैदर करे। राइट, ठीक है, तो उससे एक रिज़ल्ट आया। फिर रिज़ल्ट आने के बाद जो है हमने देखा कि वो जो एरर हो रहा है, एरर होने के बाद हमने देखा कि वो एरर पर्टिकुलर उस कंडीशन से हो रहा है क्या, जैसे कॉज इफेक्ट देखे, कॉज एंड इफेक्ट देखे, अगर वो एरर उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कुछ कॉमन फीचर निकल रहा है एरर में, कि जो एरर जिस ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं उसमें ये कॉमन फीचर है, तो ऐसे केस में उन पॉपुलेशन की सारी आइटम्स को लेकर उसको सेपरेट तरीके से ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ने सैम्पलिंग रिस्क पढ़ी, अपन ने एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क पढ़ी कि नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब कि ऑडिटर की ऑडिट प्रोसीजर में गड़बड़ है, सामने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट और डेविएशन देख रखे थे आपने उसको, ठीक है, आप उसको चेक नहीं कर पाए, मिस इंटरप्रेट कर दिया आपने ऑडिट एविडेंस, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाई, ये आपके जो है नॉन सैम्पलिंग रिस्क है, जिसमें सैम्पलिंग का कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ एररनेस कंक्लूजन आ सकता है। फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन है, रैंडम सिलेक्शन है, सिस्टमैटिक सिलेक्शन है, हैज़ार्ड सिलेक्शन है, मॉनिटरी यूनिट सिलेक्शन है, ब्लॉक सैम्पलिंग है, इसे ये सब 5 मेथड है। राइट, फिर अपन ने ये देखा कि स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। स्टैटिस्टिकल तो लार्ज वैल्यू ऑफ होमोजेनियस आइटम पे लगती है, जिसमें अपन ने ABVP की जगह TBVP देखा था, T से ट्रांजेक्शन, B से बैलेंसेस, V से वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस, एंड P से पेरोल चेकिंग, ये सब होमोजेनियस ट्रांजेक्शन। राइट, फिर अपन ने स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल में, स्टैटिस्टिकल में रैंडम सिलेक्शन होता है, मैथमेटिकल लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। राइट, इन इवेल्युएटिंग दी सैम्पल रिजल्ट कॉम्प्लेक्स रहता है, स्ट्रक्चर टेक्निक रहती है। ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड है, कॉम्प्लेक्स है, साइंटिफिक मेथड है, पर यही अगर प्रोफेशनल जजमेंट और एक्सपीरियंस का यूज़ करके हम सैम्पल सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में वो जो है वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने जो है सैम्पलिंग का मतलब देखा था कि जो ऑडिट प्रोसीजर है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेस देन 100% ऑफ पॉपुलेशन पे, और ऑल सैम्पलिंग यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो लेस देन 100% ऑफ पॉपुलेशन पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं और सारी सैम्पलिंग यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। राइट, तो हम सैम्पल से दिस प्रोवाइड ऑडिटर, देख हम ऑडिट प्रोसीजर जो है सैम्पल पे लगा रहे हैं, तो ये प्रोवाइड करता है ऑडिटर को एक रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन। ये सब चीज़ें थी, और इस तरीके से अपना ऑडिट सैम्पलिंग वाला टॉपिक ओवर होता है। अब इसमें देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, मैंने एक देखा पॉइंट, और एक स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, स्ट्रैटिफिकेशन। अब इस पर कभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो हमको ये भी देखना रहता है कि देखो अभी तक कोई क्वेश्चन CA फाइनल में नहीं आया है। ठीक है, और वैसे भी ये ऐसे की सीरीज़ बहुत ज़्यादा है, अराउंड 25-30 तो ऐसे है, इसका रेलेवेंस वैसे भी 30 नंबर का है, उसमें से भी जितने क्वेश्चन आए हैं वो तो अपन ने चेक कर लिए हैं। ठीक है, उसमें से भी जो है कितनी कम प्रोबेबिलिटी है कि 530 आ जाए, और 530 में से भी वही आए कि जो नहीं आया अभी तक, तो ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ऐसे कैसे हमने वो टॉपिक कवर नहीं करे, कभी कोई क्वेश्चन आता है तो हम वो जो है टॉपिक देख लेंगे, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन एंड टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट वाला टॉपिक। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, बाय।